नमस्कार दोस्तों, मैं बलराम स्वामी आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल स्वामी पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो अपन ने पिछली क्लास थी अपनी, उसके अंदर अपन ने फोटो डायोड, एलईडी, शॉर्ट की डायोड, इन सब के बारे में पढ़ा था। और जो आपकी जो ट्रांसफार्मर वाली क्लास थी वो आज नहीं आ पाई क्योंकि प्रोजेक्ट वगैरह सेट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। वो वीडियो ऑलरेडी बन चुकी है, अपलोड भी मैंने उसको कर दिया, लेकिन अभी पब्लिश नहीं किया है। तो वो वीडियो आज न आके कल सुबह मॉर्निंग में 8 बजे आ जाएगी, ठीक है। तो और रही बात आज की, तो आज अपन पढ़ेंगे एसी को कैसे डीसी में बदला जाता है, रेक्टिफिकेशन कैसे होता है। क्योंकि घरों में जब भी सप्लाई आती है तो कौन सप्लाई आती है? एसी सप्लाई आती है। जबकि कई कार्य ऐसे हैं जिनमें केवल और केवल डीसी सप्लाई चाहिए अपने को। अब जो बच्चे ऐसे हैं जिनको एसी और डीसी के बारे में पता नहीं है, तो थोड़ी देर अपन उसके बारे में चर्चा करेंगे, उसके बाद अपन रेक्टिफिकेशन चालू करेंगे, ठीक है। और इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो भी स्टूडेंट ऐसे हैं जो रेगुलर रह के पढ़ रहे हैं या चैनल पे नए हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और सब्सक्राइब के पास में एक बेल आइकन है, उसे आप जरूर प्रेस करें ऑल करके, ताकि जब भी वीडियो या कुछ भी अनाउंसमेंट हो तो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच सके, ठीक है। तो चलते हैं, आज की वीडियो में हम बात करेंगे रेक्टिफिकेशन के बारे में। तो इससे पहले अपन जो अपनी सप्लाई है वो कितने प्रकार की होती है? 2। इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। देखो कौन कौन सी, एसी और डीसी। अब एसी के अंदर क्या होता है कि इसका जो मान है, एसी का मान और दिशा हमेशा एक निश्चित समय अंतराल के बाद क्या होता है भाई? बदलता रहता है। क्या होता है? बदलता रहता है। ये मान लो समय अंतराल है आपका टी। ये क्या है? वोल्टेज या करंट। वोल्टेज या करंट क्या होती है? बदलती है। किसके साथ? समय के साथ। और इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव हाफ सर्किल और इसको बोलते हैं नेगेटिव हाफ सर्किल। इसका मतलब पॉजिटिव अर्ध चक्र और नेगेटिव। भाई इस आधे चक्कर को अगर यहाँ रख दो तो पूर्ण चक्कर बनेगा? नहीं बनेगा? बनता है। अब देखो पूर्ण चक्कर में कितने डिग्री एंगल होता है? यहाँ 0 डिग्री, यहाँ होता है पाई। पाई का मतलब है 180 डिग्री। उसके बाद यहाँ क्या होगा? 2 पाई। 2 पाई का मतलब है 360। 1 पाई में होता है 180 डिग्री। यह आपको याद होना चाहिए भाई। 1 पाई बराबर कितना होता है डिग्री में? 80 डिग्री। पाई का मान किसमें? रेडियन में। क्लियर? अब बात करूं मैं डीसी सप्लाई की, तो डीसी क्या होती है कि इसका मान और जो दिशा है वो समय के साथ परिवर्तित नहीं होती। इसका मतलब ये क्या है? समय के साथ क्या चलती है? कांस्टेंट चलती है, वोल्टेज जो चाहे करंट। अब इसका मतलब क्या है कि इसका मान और दिशा देखो बिल्कुल फिक्स है। जैसे मान लो 5 है तो 5 ही है, और दिशा एक बार फिक्स हो गई तो फिक्स है। वो समय बदल रहा है अपना, लेकिन मान और दिशा नहीं बदला। जबकि एसी में देखो, जैसे ही इस समय पे 0 था, जैसे ही आगे बढ़े वोल्टेज का मान बढ़ा बढ़ा, और यहाँ आके मैक्सिमम मान आ गया। क्या आ गया? यहाँ आके अधिकतम मान आ गया, जिसको हम क्या बोलते हैं? शिखर मान। क्या बोलते हैं भाई? शिखर मान बोलते हैं, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं पीक वैल्यू। क्या बोलेंगे? पीक वैल्यू, ठीक है। शिखर मान या क्या बोलेंगे? पीक वैल्यू। अब देखो उसके बाद फिर ये क्या होगा? धीरे 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 कहाँ आ गया? वापस 0 पे। कहाँ आ गया? 0 पे। उसके बाद देखो फिर हम समय को बढ़ाए तो क्या होगा? विपरीत दिशा में वोल्टेज बढ़ेगा, जिसको अपन बोलते हैं नेगेटिव हाफ सर्किल। और नेगेटिव में भी कहाँ जाएगा? मैक्सिमम के ऊपर। और उसके बाद फिर आगे समय अंतराल बढ़ाए, फिर कहाँ जाएगा? 0 पे। फिर अगर हम टाइम ज्यादा लेते तो फिर कहाँ जाता? पॉजिटिव, फिर नेगेटिव। ऐसे क्या करता है? ये चक्कर पूरे करता रहता है। जबकि अपनी डीसी है, ये क्या है? नियत चलती है। इतना क्लियर हो गया? अब देखो ये जो एसी है उसको डीसी में बदलना हमारे समझ आ गया। भाई डीसी में कई यूजेस हैं जो स्पेशल किसके हैं? डीसी के ही हैं। किसके हैं? डीसी के। ये उतार लेना भाई। 1 पाई बराबर 180 डिग्री होता है। ये सब मैक्सिमम मान है, इसको पीक वैल्यू या शिखर मान बोलते हैं, ठीक है। हाँ, अब उसके बाद जिसने एसी थ्योरी वाला चैप्टर नहीं पढ़ा उसको प्रॉब्लम आएगी, बाकी सबके समझ आएगा ये ढंग से। फिर भी मैं कोशिश करूंगा रिवाइज करने की। तो इतना आपके माइंड में आना चाहिए कि भाई डीसी की भी कहीं ना कहीं अपने को जरूरत है। इसलिए हम डीसी या तो बैटरी से ले लो आप, या क्या करो, घर में आई हुई एसी को किस में बदल लो? डीसी में बदल लो। अब कल भी मैंने बताया था कि एलईडी है वो अपने घरों में यूज की जाती है, तो वो यूज
केवल और केवल डीसी सप्लाई से चल रही थी, लेकिन अपन घर में कौन सी दे रहे थे उसको एसी। तो मैंने उसके लिए बताया था कि उसके पीछे सर्किट बना होता है जो क्या करता है एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देता है। हरी बात सुन। अब आज हम इसी बारे में समझेंगे कैसे कैसे बदल सकते हैं अपन, ठीक है। तो जो ये प्रक्रिया होती है उसको बोलते हैं डिस्टकरण। क्या बोलते हैं? डिस्टकरण। जो एसी को डीसी में बदलने की प्रक्रिया है उसको बोलते हैं डिस्टकरण। क्या बोलते हैं? डिस्टकरण। और इसको इंग्लिश में बोलते हैं भाई रेक्टिफिकेशन। क्या बोलते हैं? रेक्टिफिकेशन, ठीक है। डिस्टकरण की प्रक्रिया सबसे पहले ये समझेंगे भाई ये है क्या। तो वह प्रक्रिया जिसके द्वारा हम क्या करें, एसी को डीसी में बदल दें। तो प्रक्रिया कौन सी? वह प्रक्रिया जिसके द्वारा क्या करें, एसी टू डीसी। एसी को किस में बदला जाएगा? डीसी में बदला जाता है। तो वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? डिस्टकरण कहलाती है। क्या कहलाती है? डिस्टकरण। अब देखो इसी से दूसरा वर्ड आएगा आपका रेक्टिफायर। क्या आएगा? रेक्टिफायर। तो वह सर्किट या यह वह परिपथ जिसकी सहायता से हम क्या करें, एसी को डीसी में बदले, तो वह परिपथ क्या कहलाएगा आपका? रेक्टिफायर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? रेक्टिफायर कहलाएगा। रेक्टिफायर। अब देखो यहां से अपना मेन टॉपिक स्टार्ट होता है भाई। तो ये क्या होगा, वह परिपथ, वह और परिपथ किसकी सहायता से बनेगा? डायोड युक्त। वह डायोड युक्त परिपथ, वह डायोड युक्त परिपथ जिसकी सहायता से, जिसकी सहायता से, हाँ क्या करेंगे, जिसकी सहायता से एसी को डीसी में बदला जाता है। क्या किया जाता है भाई? जिसकी सहायता से एसी को डीसी में कन्वर्ट किया जाएगा, बदला जाएगा, ठीक है। अब देखो ये बनता कैसे है भाई। तो इसके देखो कई चरण है। जैसे मान लो अब इसका आपको एक ब्लॉक डायग्राम बना के बताता हूं मैं आपको। जैसे मान लो अपने पास क्या आई, ये यहां से क्या आई, इनपुट में क्या आई, एसी सप्लाई। क्या है भाई? एसी सप्लाई। ये इनपुट में क्या आई, एसी सप्लाई। अब बीच में हमारा क्या लगा हुआ है? रेक्टिफायर। क्या लगा हुआ है? रेक्टिफायर लगा हुआ है भाई, ठीक है। अब ये रेक्टिफायर क्या करता है, इस एसी को कन्वर्ट करेगा किसमें? डीसी में। किसमें करेगा? डीसी में। लेकिन ये क्या होता है, पूर्ण रूप से डीसी में नहीं बदल पाता। कैसी डीसी होती है? अशुद्ध डीसी। कैसी? अशुद्ध डीसी। और जिसे हम बोलते हैं पल्सेटिंग डीसी। कैसी बोलते हैं? पल्सेटिंग डीसी। कौन सी डीसी भाई? पल्सेटिंग डीसी। अब ये जो पल्सेटिंग डीसी होती है ये किसे देंगे? ये देंगे अपन फिल्टर सर्किट को। किसको देंगे? फिल्टर परिपथ को, जो अपन रेक्टिफायर के बाद पढ़ेंगे अपन, ठीक है। किसको देंगे? फिल्टर सर्किट को। किसको देंगे भाई? फिल्टर सर्किट को। अब ये जो फिल्टर सर्किट है इससे जो फिर देखो यहां से कुछ डीसी मिली। अब देखो इसकी वेव बताता हूं मैं आपको। अभी एसी में मैंने वेव बनाई थी इसकी, तो एसी की वेव कैसी बनती है? देखो साइनसोइडल बनती है। चलो ठीक है। अब रेक्टिफायर आया, ये क्या किया, इसका कुछ ना कुछ संशोधन किया और ये क्या कर देगा, इसका कुछ इस प्रकार की वेव पैदा कर देगा। तो ये पहले की तुलना में देखो कुछ ना कुछ सुधार हुआ। फिर ये फिल्टर क्या करेगा इसमें, और जो है इसको और शुद्ध करेगा। देखो कैसे, कुछ इस प्रकार कर देगा इसको। कहने का मतलब क्या है, इस वेव को और सुधार दिया इसने, फिल्टर ने। फिर उसके लास्ट में क्या लगा होता है, ये वोल्टेज रेगुलेटर। इधर दिख तो रहा है? नहीं दिख रहा। चलो एक बार देखो, फिर यहां से आगे इधर बढ़ा देता हूं मैं। फिल्टर सर्किट के बाद में लगता है क्या आपका, ये तो दिख रहा है? फिल्टर सर्किट के बाद लगता है आपका रेगुलेटर। कौन लगता है? रेगुलेटर। ये रेगुलेटर क्या करेगा भाई, आपको प्योर डीसी देगा। क्या देगा? प्योर डीसी देगा। और उसकी वेव कैसी होगी? बिल्कुल शुद्ध होगी। कैसी होगी? बिल्कुल शुद्ध होगी। ये क्या हो गया आपका टाइम। देखो ये कैसी दे रहा है आपको, शुद्ध डीसी। कौन दे रहा है? रेगुलेटर। और रेगुलेटर में कहां से ही
फिल्टर सर्किट से। दोबारा समझो, देखो समझ नहीं है। हमारे पास कैसी सप्लाई है, एसी सप्लाई है, ठीक है सर समझ आया, एसी सप्लाई आ गई। अब एसी में क्या हो रहा है, साइनसॉइडल वेव बन रही है, ठीक है, वो हम किसको देंगे, रेक्टिफायर को देंगे। किसको देंगे, रेक्टिफायर को। और इसको इंग्लिश में क्या, हिंदी में क्या बोलते हैं भाई, डिस्टकारी। क्या बोलते हैं, डिस्टकारी। रेक्टिफायर को हिंदी में क्या बोलेंगे, डिस्टकारी, ठीक है। उसके बाद हम किसको देंगे, फिल्टर सर्किट को देंगे। अब फिल्टर सर्किट बाद में समझाएंगे आपको एक एक के बारे में, कौन कौन सा फिल्टर कैसे कार्य करता है, ठीक है। तो फिल्टर सर्किट को देंगे। ये जो फिल्टर सर्किट है वो क्या करेगा, इस पल्सेटिंग डीसी को क्या करेगा, और थोड़ी शुद्ध करेगा, लेकिन ये भी पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं कर पाता है। फिर जो फिल्टर सर्किट है उससे जो आउटपुट अपने को मिलेगा उसको हम किसको देंगे, रेगुलेटर को। किसको देंगे, रेगुलेटर को। और रेगुलेटर हमें क्या देगा, प्योर डीसी सप्लाई आउटपुट में देता है। अब इसका एक बार स्क्रीनशॉट लो, फिर चलेंगे अपन आगे। हाँ अब देखो आ गया। अब ये तो अपने समझ आ गया कि भाई कितने चरणों से गुजरना पड़ेगा कि एसी को, तब जाके अपने को क्या मिलता है, पूर्ण रूप से शुद्ध डीसी मिलेगी, ठीक है। अब देखो ये जो रेक्टिफायर है, अपन सबसे पहले रेक्टिफायर पढ़ेंगे, उसके बाद अपन क्या पढ़ेंगे, फिल्टर। भाई फिल्टर कैसे फिल्टर करता है, कैसे शुद्ध करता है डीसी को, ठीक है। उसके बाद अपन क्या पढ़ेंगे, रेगुलेटर के बारे में। भाई रेगुलेटर जो है कंट्रोल कर रहा है, प्योर शुद्ध दे रहा है पल्सेटिंग डीसी को, तो वो कैसे कार्य करता है, तो फिर पढ़ेंगे अपन उसके बारे में। तो जो अपने जो रेक्टिफायर है वो कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। कितने प्रकार के, दो। कौन कौन से, हाफ वेव और फुल वेव। तो जो अपना रेक्टिफायर है, रेक्टिफायर दो प्रकार के होते हैं। 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 अब देखो पहला रेक्टिफायर आपका कौन सा है भाई, हाफ वेव। कौन सा, हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, अर्ध तरंग दृष्टकारी। क्या बोलेंगे भाई, अर्ध तरंग दृष्टकारी। क्या बोलेंगे, अर्ध तरंग दृष्टकारी। कैसे, देखो हाफ का मतलब अर्ध, वेव का मतलब तरंग, रेक्टिफायर का मतलब दृष्टकारी। क्लियर है। अब आज अपन कंप्लीट इसी के बारे में जानेंगे डिटेल में, एक एक चीज। और यकीन रखना बहुत ही शानदार क्वेश्चन आएंगे, डायरेक्ट आपको क्वेश्चन मिलेंगे यहाँ से। देखो अब देखो सबसे पहले इसका डायग्राम बताता हूँ आपको कि ये कार्य कैसे करेगा, फिर लाइन बाय लाइन इसके बारे में अपन जानेंगे। देखो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्मर लेंगे। क्या लेंगे, ट्रांसफॉर्मर। और वो भी कौन सा, स्टेप डाउन। कौन सा, स्टेप डाउन। अब कोई ट्रांसफॉर्मर नहीं जानता, कोई टेंशन की बात नहीं। अब अपन ने कल से मॉर्निंग में अपन ने ट्रांसफॉर्मर चालू कर दिया, तो बहुत ही अच्छे लेवल से चला रहा है, तो उसकी वीडियो देखे आप, ट्रांसफॉर्मर आपका वहां साथ क्लियर होगा, है ना। उसके बाद देखो अब स्टेप डाउन जो ट्रांसफॉर्मर होता है, उसकी सेकेंडरी वाइंडिंग में जो लपेटों की संख्या है वो क्या होती है भाई, कम होती है, कम होती है। तो ये लो सेकेंडरी वाइंडिंग हो गया आपकी। अब यहाँ हम क्या कर रहे हैं, इसको एसी सप्लाई देंगे। कौन सी सप्लाई देंगे, यहाँ एसी। इनपुट है ये, क्या है, इनपुट। और इनपुट में क्या दे रहे हैं, एसी सप्लाई, एसी सप्लाई। अब ये जो ट्रांसफॉर्मर है ये क्या करेगा, जैसे मान लो हमने यहाँ कितना वोल्टेज दिया, 240 वोल्ट। कितना दिया, 240 वोल्टेज एसी दिया। अब ये ट्रांसफॉर्मर क्या करता है, इसको निम्न एसी वोल्टेज में बदलेगा। क्या करेगा, निम्न एसी वोल्टेज में बदल गया। अब इसकी सेकेंडरी में जो वोल्टेज पैदा होगा ये 240 से कम होगा। क्लियर। अब देखो यहाँ अपने को मिल गए निम्न एसी वोल्टेज, फिर अपने को इसको किस में बदलना है, डीसी में। तो यहाँ क्या करेंगे अपन, डायोड लगाएंगे। क्या करेंगे, डायोड। अब हाफ वेव है तो इसके अंदर कितने डायोड लगेगा, एक डायोड। और डायोड का आपको पता है ये सिरा कौन सा है, पी, और ये इधर का सिरा कौन सा है, एन सिरा है। क्लियर। अब चलो आगे देखो। उसके बाद देखो हम क्या जोड़ते हैं, लोड। क्या जोड़ेंगे, लोड रेजिस्टेंस। क्या है ये है आपका लोड रेजिस्टेंस। क्या है, लोड रेजिस्टेंस। क्या है, लोड रेजिस्टेंस है आपका। इसका मतलब क्या है, लोड प्रतिरोध। क्या है, लोड प्रतिरोध। अब
ये जो सिरा है यहाँ से क्या मिलेगा अपने को, पॉजिटिव टर्मिनल, और यहाँ से हमें क्या मिलेगा, नेगेटिव टर्मिनल। अब आपके माइंड में ये होना चाहिए कि एसी के अंदर हमेशा क्या होते हैं, फेज और न्यूट्रल किस में होते हैं, एसी के अंदर, जबकि डीसी में फेज और न्यूट्रल कभी भी नहीं होते। डीसी में क्या होते हैं, टर्मिनल, कौन कौन से, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, लोड प्रतिरोध, क्या बोलेंगे भाई, लोड प्रतिरोध, क्लियर। अब देखो आगे ये कार्य कैसे करता है। अब देखो इसकी जो एसी है, अभी मैंने बताया कि इसकी वेव बनती है, क्या बनती है, वेव, ये दो वेव बन गई। अब देखो ये कैसे कार्य करेगा, जैसे मान लो अपन ने क्या लिया वोल्टेज, और ये क्या है, टी। अब देखो स्टार्टिंग में इसका पॉजिटिव हाफ सर्किल है, क्या है, पॉजिटिव हाफ सर्किल, फिर क्या है, नेगेटिव हाफ सर्किल। तो पहले अपन बात करेंगे पॉजिटिव हाफ सर्किल के टाइम। देखो जब एसी का सेकेंडरी साइड में क्या है, पॉजिटिव हाफ सर्किल, क्या है भाई, यहाँ पॉजिटिव। तो आपको पता है जब P को पॉजिटिव से N को नेगेटिव से जोड़ दे हम, तो डायोड हमारा कौन से बायस में कार्य करता है, फॉरवर्ड बायस में, क्लियर है, पढ़ा हुआ है। जब P परत को किससे जोड़ दें, पॉजिटिव से, N को किससे जोड़ दें, नेगेटिव से, किससे जोड़ दें, नेगेटिव से, तो अपना ये जो डायोड है कौन से बायस में कार्य करेगा, फॉरवर्ड बायस में। इसका मतलब क्या हुआ कि डायोड में से धारा का प्रवाह है होता है, क्या होता है, धारा का प्रवाह होगा, और धारा का प्रवाह होगा तो डायोड अपना कैसे कार्य करता है, फॉरवर्ड बायस में क्लोज स्विच की भांति कार्य करता है, शॉर्ट सर्किट की भांति कार्य करता है। तो ये जो डायोड है क्या करेगा, पॉजिटिव सर्किल को कैसे, ऐसे कैसे आउटपुट में देगा भाई, धारा भाई कोई विरोध नहीं प्रकट किया इसने। तो जो पॉजिटिव सर्किल आपका, देखो एसी में ये पॉजिटिव सर्किल आपका, तो ये क्या करेगा, ऐसे कैसे इस कंडीशन में क्या दे देगा अपने को, यहाँ पॉजिटिव हाफ सर्किल दे देगा, क्या दे देगा भाई, पॉजिटिव हाफ सर्किल प्राप्त हो गए, ठीक है, इतनी बात समझ आई। लेकिन ये जो एसी है इसके अंदर जो सर्किल होते हैं ये बहुत ही तीव्रता से बदलते हैं, और देखो कैसे बदलते हैं। अपने भारत में जो एसी है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है भाई, 50 हर्ट्ज, कितनी है, 50, दिख रहा है नहीं इधर, 50 हर्ट्ज। और फ्रीक्वेंसी मतलब आवृत्ति का मतलब क्या है कि एसी के द्वारा एक से चक्कर पूरा करने, एक सेकंड समय में पूर्ण किए गए चक्रों की संख्या क्या कहलाती है, आवर्ती। इसका मतलब क्या है कि एक सेकंड के अंदर जो एसी है कितने चक्कर पूरे करेगी भाई, 50 चक्कर, कितने, 50 चक्कर। और ये जो हर्ट्ज है, हर्ट्ज की जगह दूसरा मात्रा क्या ले सकते हैं अपन, साइकिल पर सेकंड। कहने का मतलब क्या हुआ कि एक सेकंड समय में पूर्ण किए गए चक्रों की संख्या क्या कहलाती है, आवर्ती। अब भारत में कितनी आवर्ती, 50 हर्ट्ज, कितनी है भाई, 50 हर्ट्ज। इसका मतलब एक सेकंड समय में ऐसे चक्कर कितने पूरे होंगे, 50, कितने चक्कर होंगे, 50। अब एक सेकंड बहुत ही नगण्य समय होता है, तो इसका मतलब ये जो सर्किल पूरे होंगे आपके बहुत तीव्रता से बदलते हैं, और अगले क्षण कौन सा अर्ध चक्कर आ जाएगा, यहाँ पॉजिटिव की जगह नेगेटिव अर्ध चक्कर, कौन सा आ जाएगा भाई, नेगेटिव, और यहाँ कौन सा आ जाएगा, पॉजिटिव। अब देखो क्या होगा, अब देखो P को प्लस से नहीं माइनस से जुड़ रहा है, और N माइनस से नहीं किससे जुड़ रहा है, प्लस से। तो अपना जो डायोड है कौन से बायस में कार्य करेगा, रिवर्स बायस में, किसमें, रिवर्स बायस में। और जैसे ही आपका डायोड रिवर्स बायस में कार्य करेगा धारा का प्रवाह नहीं होता है, क्लियर है भाई। जैसे ही अपना डायोड है रिवर्स बायस में कार्य करेगा तो धारा का प्रवाह नहीं होता है, क्यों, क्योंकि अपना सर्किट ओपन सर्किट की भांति कार्य करेगा, ओपन की भांति कार्य करता है। अब देखो, अब इस स्थिति में क्या होगा, अपने को जो आउटपुट मिलेगा ये क्या मिलेगा, जीरो, क्या मिलेगा, जीरो। अब देखो ये जीरो से चला यहाँ कितना, 180 डिग्री पे, भाई देखो एसी का सर्किल कैसे पूरा होता है, जीरो से फिर यहाँ 180 डिग्री, फिर यहाँ कितना होता है, 360 डिग्री, कितना होता है, 360 डिग्री। उसके बाद ये जो सर्किल है ये खत्म थोड़ी होते हैं, फिर ये ऐसे चलेगा, पॉजिटिव फिर नेगेटिव। अरे बात समझ लो, तो ये समय के साथ चलता ही रहता है। फिर पॉजिटिव आया और फिर इधर क्या आया, नेगेटिव। तो फिर इसमें क्या होता है कि पॉजिटिव सर्किल मिला,
फिर 360 तक गए, तब तक आउटपुट क्या मिला अपने को 0। मान लो 360 तक अपन कहां जा रहे हैं, यहाँ 360 तक अपने को क्या मिला 0 मिला। उसके बाद देखो फिर हम आगे चल रहे हैं, तो फिर अपने को पॉजिटिव सर्किल मिलेगा। क्या मिलेगा, पॉजिटिव सर्किल। और ये नहीं दिख रहा, ये पॉजिटिव सर्किल ऐसे मिलेगा अपने को, इतना दिख रहा है ना। हाँ, उसके बाद फिर नेगेटिव सर्किल है अपना, वो क्या रहेगा अपना 0 रहेगा। छोड़ो अब हाँ, इसके आगे फिर नेगेटिव सर्किल अपना क्या रहेगा 0 दिखाएगा। क्लियर है। अब देखो एक बार इसका ये डायग्राम बनाओ, फिर अपन इसको वेव फॉर्म में समझाता हूँ आपको, ठीक है, कैसे आउटपुट मिलता है, क्या है क्या नहीं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, अब देखो जैसे मान लो आपने क्या किया है, इस सर्किट डायग्राम को मैं रख कर देता हूँ एक बार। हाँ, यह आपकी क्लियर होनी चाहिए कि हाफ वेव जो रेक्टिफायर, इसके अंदर डायोड कितने लेते हैं अपन, एक। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर में डायोडों की संख्या कितनी होती है, एक। ये डायरेक्ट आएगा क्वेश्चन आपको। उसके बाद जो ट्रांसफार्मर काम में लेते हैं रेक्टिफिकेशन के लिए, कौन सा काम में लेते हैं भाई, स्टेप डाउन प्रकार का। कौन सा ट्रांसफार्मर काम मिलेंगे, स्टेप डाउन प्रकार का। इसका मतलब क्या हुआ कि वोल्टेज को क्या करेगा, कम करेगा, काम करता है। क्लियर है। अब देखो जैसे मान लो अपनी क्या है, एसी की जो वेव है वो कैसी है, कुछ इस प्रकार है, ठीक है। अब समय के साथ क्या है, ये ऐसे कंटिन्यू चलती रहेगी। अब देखो ये आपका क्या है, मान लो पॉजिटिव सर्किट, ये क्या है नेगेटिव, ये क्या है पॉजिटिव, और ये क्या है नेगेटिव। अब ये बनने में थोड़ा छोटा बन गया, इसका मतलब ये नहीं कोई छोटे बड़े बने, ये सभी क्या है समान बनेंगे, ठीक है। अब देखो उसके बाद ये तो किसका है, एसी का, या किसका है, इनपुट का सर्किल है, ठीक है। ये क्या है आपका टाइम है, और यहाँ क्या है मान लो वोल्टेज। क्लियर है। अब देखो डीसी की बात करें तो रेक्टिफिकेशन के बाद की बात करें, देखो यहां से ये कितना डिग्री आ रहा है, 180 डिग्री। कितना आ रहा है 180 डिग्री। यहाँ कितना आ रहा है 360 डिग्री। कितना आ रहा है 360 डिग्री। उसके बाद देखो यहाँ कितना आएगा भाई 540, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ कितना आ जाएगा आपका 720 डिग्री, और ये ऐसे ही चलता रहेगा। देखो बात, यहाँ क्या है 0, यहाँ क्या है 0, ये क्या है आपका t समय। अब देखो ये क्या है वोल्टेज। अब इस ग्राफ के ऊपर अपन कौन सा मान दर्शाएंगे जो अपने को डायोड से प्राप्त होगा। अब देखो पॉजिटिव में अपने को क्या मिल रहा था भाई, पॉजिटिव सर्किल प्राप्त हो रहा था नहीं हो रहा था, क्यों, क्योंकि पॉजिटिव टाइम में अपना डायोड था फॉरवर्ड वाइज में कार्य कर रहा था, धारा का प्रवाह हो रहा था। इस वजह से हमारे को पॉजिटिव में ऐसे कैसे आउटपुट मिल रहा था जैसे उसको इनपुट दे रहे भाई। इनपुट हाफ सर्किल मिला, आउटपुट भी क्या मिल गया हाफ सर्किल। अगले ही सम नेगेटिव सर्किल में हमारा डायोड क्या हो रहा था, रिवर्स वाइज में कार्य कर रहा था। इस वजह से हमारे को जो धारा है वो क्या मिल रही थी 0, और जो आउटपुट था अपना क्या मिल रहा था 0। 0 का मतलब y, अगर y x का मान 0 हो तो वो x अक्ष पे रहेगा, आ रही बात समझ में। और अगर x अक्ष का मान 0 तो वो कौन से अक्ष पे रहेगा, y अक्ष पे। यह आपको ग्राफ का मान पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखो आगे फिर पॉजिटिव सर्किल मिला और डायोड किस वाइज में आया, फॉरवर्ड वाइज में, और अपने को आउटपुट क्या मिला भाई, जो इनपुट में था वो क्या मिल गया आउटपुट में, ये क्या मिल गया अपने को फिर सर्किल मिल गया। और फिर क्या मिलेगा 0, क्या मिलेगा भाई यहाँ से, फिर आगे क्या मिला अपने को 0। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आउटपुट में अपने पास एसी का जो इनपुट अर्ध चक्र था, इनपुट हाफ सर्किल था, ये देखो विलुप्त तो हुआ नहीं हुआ, ये क्या हो रहा था खत्म ही हो गया अपने पास। तो अपन क्या कह सकते हैं कि हाफ वेव रेक्टिफायर में एसी का इनपुट जो अर्ध चक्र है, जो नेगेटिव अर्ध चक्र है आपका, वो क्या हो जाता है खत्म हो जाता है, विलुप्त हो जाता है, ठीक है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन आगे चलते हैं। हाँ अब देखो, तो इससे अपन क्या कह सकते हैं भाई, इस डायोड का जो इस रेक्टिफायर के अंदर जो एसी का इनपुट का जो नेगेटिव अर्ध चक्र था वो क्या हो रहा था, समाप्त हो रहा था,
खत्म हो रहा था। अब उसके बाद देखो क्या होगा। अब अपन इसके बारे में लाइन टू लाइन 5-7 क्वेश्चन लिखो, उसके बाद आपको एक एक चीज समझाएंगे अपन, ठीक है। अब देखो हाफ वेव रेक्टिफायर चल रहा था अपना पहला, ठीक है। अब इसके अंदर लाइन टू लाइन चलना चाहिए कि इस रेक्टिफायर में, इस रेक्टिफायर में केवल एक डायोड प्रयोग किया जाता है, ठीक है। कितना डायोड प्रयोग किया जाता है? एक डायोड। उसके बाद देखो इसके द्वारा आउटपुट में केवल एसी का पॉजिटिव अर्धचक्र ही दिख रहा है ना इधर, अर्धचक्र ही प्राप्त होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका नेगेटिव अर्धचक्र क्या हो जाता है? विलुप्त हो जाता है। अर्थात एसी का नेगेटिव अर्धचक्र विलुप्त हो जाता है, विलुप्त हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि आउटपुट में नेगेटिव सर्किल हमारे को प्राप्त नहीं होगा, ठीक है। अब देखो उसके बाद हाफ वेव रेक्टिफायर है, इसके अंदर इसके लिए आउटपुट आवर्ती का मान इनपुट आवर्ती के बराबर होता है। इसका मतलब क्या हुआ भाई कि एसी का जब पूर्ण सर्किल हो रहा था तभी अपने इसका पूर्ण सर्किल प्राप्त हो रहा था, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव सर्किल में 0 मिल रहा था, फिर नेक्स्ट पॉजिटिव सर्किल में अपने को आउटपुट मिल रहा था, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं कि इसकी जो आवृत्ति है वो भी किसके समान दोहराई जा रही थी? एसी के समान। क्लियर है? इसको दूसरे रूप में अपन क्या कह सकते हैं कि इसकी, ये लैंग्वेज की क्वेश्चन होते हैं भाई टेक्निकल में, ध्यान रखना, इसकी रिपल आवृत्ति, कौन सी? रिपल आवृत्ति, रिपल आवृत्ति को बोलते हैं रिपल फ्रीक्वेंसी, बराबर होती है किसकी? एसी की, एसी की आवृत्ति के, एसी की आवृत्ति के, या किसके? इनपुट सप्लाई की आवृत्ति के, किसके भाई? इनपुट में हम क्या दे रहे हैं? एसी, नहीं दिख रहा, हाँ, एसी सप्लाई की आवृत्ति के या इनपुट सप्लाई की आवृत्ति की, और इनपुट में हम क्या दे रहे हैं? एसी दे रहे हैं, ठीक है। कोई नहीं, छोड़ो, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले फिर आगे चलते हैं। हाँ, अब देखो, अब ये जो अपना डायोड था इसके अंदर नेगेटिव हाफ सर्किल के टाइम ये क्या हो रहा था भाई? रिवर्स बायस में कार्य कर रहा था। क्या कर रहा था? रिवर्स बायस में। और जब अपन ने डायोड का फॉरवर्ड और रिवर्स बायस पढ़ा था तब मैंने एक वर्ड बताया था आपको, और वो क्या था? पीक इनवर्स वोल्टेज। क्या था भाई? पीक इनवर्स वोल्टेज। और पीक इनवर्स वोल्टेज का मतलब क्या है कि डायोड के द्वारा रिवर्स बायस में वहन किया जाने वाला मैक्सिमम वोल्टेज क्या कहलाता है? पीक इनवर्स वोल्टेज। क्या कहलाता है? पीक इनवर्स वोल्टेज। तो इसका PIV, इसका मतलब क्या है? पीक इनवर्स वोल्टेज। पीक इनवर्स वोल्टेज बराबर होगा किसके? अधिकतम वोल्टेज के। किसके? अधिकतम वोल्टेज के।
और अधिकतम वोल्टेज किसका, एसी का। मैंने अभी बताया था ना, जहां मान अधिकतम हो मैक्सिमम हो उसके बराबर। और इसको किससे प्रदर्शित किया जाता है, PIV से। और PIV बराबर होगा किसके, V मैक्सिमम की। किसके, V मैक्सिमम की। अब देखो उसके बाद, हाँ उसके बाद देखो, अब इतना समझ आ गया भाई, V मैक्सिमम का मतलब क्या है, अधिकतम मान है किसका, एसी का। किसका है भाई, एसी का है। उसके बाद देखो क्या है, हाँ अब जिसने एसी थ्योरी वाला चैप्टर पढ़ा है उसको पता है एसी के अंदर एवरेज क्या है, उसके बाद आरएमएस मान क्या है, फॉर्म फैक्टर क्या है, पिक फैक्टर क्या है। जिसको पता नहीं दोबारा समझाऊंगा मैं, अभी देखना। तो इसका जो औसत मान है, इसका औसत मान है, औसत मान, और औसत मान बराबर होता है किसके, औसत मान बराबर होगा आउटपुट डीसी के। या तो औसत मान की बात करें या आउटपुट डीसी के बराबर बात करें तो ये बराबर होगा किसके भाई, वी मैक्सिमम बटे पाई के। किसके, वी मैक्सिमम बटे पाई के। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, ये आया कहां से, इसकी एक डेरिवेशन है, समाकलन वगैरह करने पड़ते हैं 0 से पाई की लिमिट रख के। वी मैक्सिमम साइन ओमेगा टी का, उसके बाद कोस ओमेगा टी बनता है। फिर जब लिमिट रखेंगे -1 बाई रहता है, बार 1 बटे 2 पाई रखते हैं, क्योंकि इसका पूर्ण सर्किल 2 पाई पे बनता है। ठीक है, तो जो -1 होता है वो +2 बन जाता है, और बाहर निकल के 2 से 2 खत्म, क्या बच जाता है, वी मैक्सिमम बराबर पाई बच जाता है। तो आपके काम की चीज सिर्फ ये है कि इसके द्वारा औसत मान या आउटपुट डीसी का मान कितना होता है, वी मैक्सिमम बराबर पाई होता है। जो एसी थ्योरी मैंने बताया था, वो जो कंडीशन है वो ध्यान रखना, सारी की सारी फुल वेव में लागू होंगी भाई। यहाँ बात हो रही है हाफ वेव की, यह आपको याद करना पड़ेगा। तो हाफ वेव में आउटपुट डीसी कितना, वी मैक्सिमम बटे पाई, या इसका मान वी मैक्सिमम बराबर, इसको हम क्या कह सकते हैं, 1 बटे पाई गुणा वी मैक्सिमम कह सकते हैं, नहीं कह सकते। अब देखो पाई का मान 1 बटा कितना है, पाई का मान 22/7, या दूसरा मान क्या है 3.14, ठीक है, गुणा वी मैक्सिमम। और इसका जो मान अगर 1 के अंदर 3.14 का भाग हो गया तो इसका जो मान आएगा वो आएगा भाई 0.318 इंटू वी मैक्सिमम। ठीक है, अगर वी मैक्सिमम की बात करें तो ये, और अगर बात करें किसकी, ये तो किसके बराबर आ गए, वी डीसी या वी एवरेज के बराबर। ठीक है, अगर बात करें आई डीसी, भाई डीसी करंट की एवरेज करंट की, तो ये क्या आ जाता 0.318 इंटू आई मैक्सिमम। किससे गुणा करते हैं फिर, आई मैक्सिमम से। क्लियर है, अब आप आगे। हाँ, फिर उसके बाद क्या मान होता है भाई, आरएमएस। तो इसका हाँ आरएमएस मान क्या होगा भाई, आरएमएस मान, जब एसी के अंदर अपन आरएमएस मान की बात करते हैं तो वो क्या होता है, आई मैक्सिमम बटे √2। वो किस में लागू होगा, फुल वेव रेक्टिफायर के अंदर। किसमें, फुल वेव। अब ये कौन सा है, ये है आपका हाफ वेव रेक्टिफायर है। तो इसके अंदर क्या होता है भाई, इसके अंदर आरएमएस बराबर होगा वी मैक्सिमम बटे 2। कितना होगा, वी मैक्सिमम बटे 2, और इसका मान होगा 0.5 इंटू वी मैक्सिमम। ये आपको याद रखना ही पड़ेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं भाई। हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए आरएमएस मान कितना होगा, 0.5 इंटू वी मैक्सिमम। डीसी के लिए औसत मान कितना होगा, तो 0.138 इंटू आई मैक्सिमम। इन दोनों से न्यूमेरिकल भी बन सकते हैं। कैसे, जैसे मान लो आपको आई मैक्सिमम का मान दे दिया, कैसे, और डीसी का पूछ लिया, या वी मैक्सिमम का मान दे दिया, और क्या पूछा, आरएमएस मान पूछा, तो वो कैसे आएगा। जैसे अभी ये क्वेश्चन अभी मैं करवाऊंगा न्यूमेरिकल के तौर पे, एक बार इसको उतारो, उसके बाद अपन एक छोटा सा न्यूमेरिकल करेंगे, फिर आगे चलते हैं। हाँ देखो, एक क्वेश्चन लिखो, यदि एक हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए
यदि एक हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए, हाँ क्वेश्चन, यदि एक हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए इनपुट एसी का, हाँ, अधिकतम मान इनपुट एसी एसी वोल्टेज करो, इसको क्या करो, एसी वोल्टेज का, दिख रहा है ना इधर, नहीं दिखेगा, वोल्टेज दिख रहा नहीं, ठीक है, इनपुट एसी वोल्टेज का अधिकतम मान कितना है, 100 वोल्ट है, कितना है, 100 वोल्ट है, तो इसका औसत व आरएमएस मान क्या होगा, यह आपका क्वेश्चन है भाई। इसमें न्यूमेरिकल ऐसे ही आएंगे, आपको डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। अब देखो, पहला क्या पूछ रहा है, एवरेज मान पूछ रहा है, और आपको पता है वी एवरेज बराबर क्या होता है, 0.318 इंटू वी मैक्सिमम। भाई हाफ वेव की बात कर रहे हैं और आपको सीधा सीधा ये फॉर्मूला याद है। अब देखो 0.318 इंटू वी मैक्सिमम का मान कितना है, 100, कितना है 100, तो इसका मान कितना हो गया भाई, 0.8 वोल्टेज, क्या आएगा, वोल्टेज। भाई जब जीरो से किसी भी संख्या को गुणा करते हैं तो पॉइंट है, ये दो जितने जीरो होते हैं उतने आगे खिसक जाता है। देखो 1 और 2 जीरो है तो पॉइंट इधर खिसकेगा, 1 और 2 यहाँ लग गया, ठीक है। उसके बाद देखो दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, आरएमएस, तो वी आरएमएस बराबर क्या होगा, 0.5 इंटू वी मैक्सिमम, यह आपका फॉर्मूला है, ठीक है। अब ये 0.5 इंटू वी मैक्सिमम का मान कितना, 100, कितना है भाई, 100, तो 0.5 इंटू 100 का मान, तो इसका मतलब कितना हुआ, इसका मतलब हो गया 50 वोल्ट, कितना हो गया, 50 वोल्टेज। अब देखो आपके माइंड में एक चीज जरूर आई होगी कि एवरेज से अधिक आरएमएस मान होता है, क्या होता है, आरएमएस मान होता है। तो इसको आप नोट करके रखो कि आरएमएस मान हमेशा औसत मान से अधिक होता है। एक बार इसको उतारो फिर चलते हैं पढ़ा के। हाँ अब देखो, अब चलो स्क्रीनशॉट ले लेना भाई, इसको बैक करके अगर कोई रह गया हो लिखने के चक्कर में तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। हाँ अब चलो यार, अब इसके बाद आता है भाई फॉर्म फैक्टर, क्या आता है, फॉर्म फैक्टर। इसके अंदर फॉर्म फैक्टर, पिक फैक्टर, इन सबको थोड़ा सा समझ लो, उसके बाद आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। हाँ अब इसके बाद क्या आता है भाई, फॉर्म फैक्टर, क्या आता है, फॉर्म फैक्टर। और जो फॉर्म फैक्टर है इसको हिंदी में बोलते हैं भाई रूपक गुणांक, क्या बोलते हैं, रूपक गुणांक। अब देखो जो रेगुलर बच्चे हैं, एसी थ्योरी की जिसने क्लास ली है उसको पता है कि जो फॉर्म फैक्टर है इसका मान होता है, ये क्या होता है भाई, इसका जो मान होगा वो किसका, आरएमएस बटे एवरेज, क्या होगा भाई, एवरेज, आरएमएस बटे एवरेज। तो आरएमएस का मान अपन अगर बात करें तो हाफ वेव के लिए, तो हाफ वेव में आरएमएस बराबर क्या हो रहा है, 0.5 इंटू वी मैक्सिमम। अरे ये तो है 0.5 इंटू वी मैक्सिमम, क्लियर है। उसके बाद है हाँ एवरेज मान कितना आ रहा है भाई, 0.318 इंटू वी मैक्सिमम।
ठीक है। अब देखो वी मैक्सिमम से वी मैक्सिमम खत्म और 0.5 में भाग देना है 0.318 का, ठीक है। तो ये आएगा आपका 1.57, क्या आएगा 1.57। अब आपके माइंड में आ रहा हो भाई इसका कोई मात्रक, तो देखो वी मैक्सिमम दोनों वोल्टेज का मान है, वोल्टेज से वोल्टेज खत्म और फॉर्म फैक्टर का कोई मात्रक नहीं होता, क्लियर है, ये ध्यान रखना आपको। तो हाफ वेव के लिए अभी एलएमआर से पूछा था, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया था कि निम्न में से फॉर्म फैक्टर का मान क्या है, तो 1.57, क्लियर है। अभी चलो आगे, इसके बाद आता है आपका फॉर्म फैक्टर के बाद आपका क्या आएगा भाई, पीक फैक्टर, क्या आएगा पीक फैक्टर, पीक फैक्टर, पीक फैक्टर। और पीक फैक्टर का नाम से पता है, पीक का मतलब है शिखर, शिखर का मतलब मैक्सिमम और फैक्टर का मतलब गुणांक, ठीक है। अब देखो आगे ये क्या है भाई, तो जो शिखर पीक फैक्टर है इसका दूसरा नाम है क्रेस्ट फैक्टर, क्या है क्रेस्ट फैक्टर। और ये होता है भाई आपका वी मैक्सिमम बटे वी आरएमएस, क्या होता है भाई वी मैक्सिमम बटे वी आरएमएस। और आपको पता है भाई हाफ वेव की बात कर रहे हैं, तो हाफ वेव में वी मैक्सिमम तो क्या है वी मैक्सिमम बटे वी आरएमएस, क्या है आपका वी आरएमएस है भाई वी मैक्सिमम बटे 2 या वी मैक्सिमम गुणा 0.5। अब देखो वी मैक्सिमम से वी मैक्सिमम खत्म, अब बचा क्या 1/1/2। अब जब कभी भी भाग में कोई संख्या ऐसी हो जिसके भाग में हो, तो इसको क्या करेंगे, यहाँ भाग में अगर कोई संख्या हो तो वो कहाँ चली जाती है, ऊपर चली जाती है। तो ये जो 2 है ये कहाँ चले जाएगा, घूम के ऊपर। तो इसके लिए जो पीक फैक्टर का मान है ये आपका कितना होगा भाई 2 होगा, कितना होगा 2 होगा। एक बार कितना उतारो फिर आगे चलते हैं इसमें। हाँ अब देखो, हाँ अब इसके बाद आता है कि अभी मैंने बताया था भाई रेक्टिफायर है आपका एसी को किस में बदल रहा है, डीसी में, लेकिन फिर भी न चाहते हुए भी एसी के गुण उस डीसी में जा रहे थे, नहीं जा रहे थे, जिसको अपन क्या बोल रहे थे पल्सेटिंग डीसी। एसी युक्त जो डीसी थी आपकी उसको अपन क्या बोल रहे थे, पल्सेटिंग डीसी या परिवर्तित डीसी बोल रहे थे, ठीक है। तो अब एक वर्ड आता है रिपल फैक्टर, क्या आता है रिपल फैक्टर, रिपल फैक्टर क्या आता है भाई रिपल फैक्टर। और इसको हिंदी में बोलते हैं उर्मिका गुणांक, क्या बोलते हैं उर्मिका गुणांक, उर्मिका गुणांक। ये जो उर्मिका गुणांक है इसका आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना, और वो क्या है अंडर रूट, हाँ फॉर्म फैक्टर, फॉर्म ये जो आपका रूपक गुणांक है इसका जो फॉर्मूला होता है ये डायरेक्ट फॉर्मूला है भाई फॉर्म फैक्टर का स्क्वायर, क्या है फॉर्म फैक्टर का स्क्वायर -1, क्या होगा -1, फॉर्म फैक्टर का स्क्वायर -1। इसकी भी एक डेरिवेशन है भाई, ठीक है। हाँ तो आपके माइंड में अपने जो लेवल है उसमें सिर्फ और सिर्फ यही आएगा कि फॉर्म पे रिपल फैक्टर है या उर्मिका गुणांक है, इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है अंडर रूट फॉर्म फैक्टर का स्क्वायर -1। अब आपको पता है कि इसके लिए फॉर्म फैक्टर का मान कितना है, हाँ अभी मैंने बताया कि इसके लिए जो फॉर्म फैक्टर है उसका मान कितना है 1.57 था या नहीं था, इसका स्क्वायर -1। अब इसका स्क्वायर करके -1 करोगे फिर जो मान आएगा उसका अंडर रूट निकालोगे आप तो मान आएगा आपका 1.21। ये किसका मान है रिपल फैक्टर का, किसका मान है रिपल फैक्टर का। अब बात करें रिपल क्या चीज है भाई, ये उर्मिका क्या चीज है, तो मैं बात करूं अगर रिपल की, किसकी रिपल की उर्मिका की, उर्मिका की। तो ये क्या है कि रेक्टिफायर द्वारा आउटपुट डीसी के अंदर जो अवांछित एसी के गुण होते हैं
जैसे मैंने अभी बताया था ना भाई, जो हाफ वेव के कारण जो डीसी प्राप्त हो रही थी अपने को ऐसे मिल रही थी, ठीक है। तो इस जबकि प्योर जो डीसी है अपनी वो कैसे होती है, कुछ इस प्रकार होती है ना, दिख रहा है नीचे। तो इसके अंदर देखो एसी के गुण है या नहीं है, हैं? तो इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर न चाहते हुए भी कौन आ गई, एसी। उसको अपन क्या बोलते हैं, अवांछित एसी। तो रेक्टिफायर द्वारा आउटपुट डीसी में अवांछित एसी को ही रिपल मतलब उर्मिका कहते हैं। कहने का मतलब क्या है कि जो रेक्टिफायर है उसके अंदर डीसी के साथ साथ किसके गुण आ रहे हैं, एसी के। और जो वो एसी है वो अनवांटेड एसी है, उसको हम नहीं चाहते कि आउटपुट में एसी है लेकिन फिर भी आ रही, उसी को हम क्या बोलेंगे, रिपल बोलेंगे, उर्मिका बोलेंगे, ठीक है। एक बार इसको इतना उतारो फिर आगे चलते हैं। हाँ अब देखो, अब एक छोटी सी चीज है कि ट्रांसफॉर्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर क्या है, ट्रांसफॉर्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है और दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये जो अभी मैं बताऊंगा। इसका एक का तो न्यूमेरिकल भी आता है कई बार। देखो एक बार पहले इसका थोड़ा सा वो सर्किट डायग्राम बनाता हूं मैं एक बार वापस। मान लो ये क्या है आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, इधर आपको इनपुट मिल रही है कौन सी, एसी सप्लाई। कौन सी सप्लाई मिल रही है भाई, एसी सप्लाई, ठीक है। इधर आपका क्या जुड़ा हुआ है, डायोड। क्या जुड़ा हुआ है, डायोड। अब यहाँ क्या है आपका लोड प्रतिरोध, क्या जुड़ा है, लोड प्रतिरोध। क्या जुड़ा हुआ है, लोड प्रतिरोध। अब देखो यहाँ पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव, भाई बाहर और कोई लोड जोड़ना चाहिए अपन को। अब देखो ये इधर अभी अपन ने और दूसरा कोई लोड नहीं जोड़ा, तो इधर क्या है, ओपन सर्किट है या नहीं है। अब मैं आपको कहूं कि इधर से धारा मान लो क्या गई, आई गई है। क्या गई है, आई। अब ये जो धारा, जितनी धारा डायोड में से जाएगी उतनी धारा लोड में से जाएगी या नहीं जाएगी, क्लियर है। क्योंकि सीरीज सर्किट बन रहा है भाई, इधर तो ओपन हो रहा है तो करंट जाएगी नहीं। तो जो जितनी धारा डायोड में से जाएगी उतनी की उतनी धारा किसमें जाएगी, लोड प्रतिरोध में से। तो मैं क्या कह सकता हूं कि इस रेक्टिफायर के लिए जो डायोड धारा है, क्या डायोड धारा का मान, डायोड धारा का मान लोड प्रतिरोध धारा के बराबर होता है। क्या होता है, बराबर होता है। अब इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे आता है कि कंफ्यूज करने के लिए कई बार क्वेश्चन दे देता है कि अगर लोड में प्रवाहित धारा का मान 5 एम्पियर है तो हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए डायोड धारा का मान कितना होगा। तो ये आपके क्लियर होना चाहिए कि जो लोड प्रतिरोध धारा हो या डायोड धारा हो, दोनों का मान क्या होता है, समान होता है। तो जब 5 एम्पियर ये है तो डायोड धारा भी कितनी होगी आपकी, 5 एम्पियर होगी, ठीक है। अब देखो इसके अंदर एक काम और है, जो एक वर्ड आता है TUAT। क्या है, TUAT। इसकी फुल फॉर्म क्या है, ट्रांसफॉर्मर। और ट्रांसफॉर्मर को T/F से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। उसके बाद है ट्रांसफॉर्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर, ट्रांसफॉर्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर। और इसको हिंदी में बोलते हैं भाई ट्रांसफॉर्मर यूटिलाइजेशन का मतलब उपयोगिता। क्या बोलते हैं, उपयोगिता। ट्रांसफॉर्मर उपयोगिता गुणांक। इस रेक्टिफायर के लिए जो ट्रांसफॉर्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर या ट्रांसफॉर्मर उपयोगिता गुणांक का जो मान है वो कितना होता है भाई, 0.286 होता है। कितना होता है, 0.286 होता है। किसका मान, ट्रांसफॉर्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर का मान कितना होता है, 0.286 होता है, ठीक है। आज
आज का जो हाफ वेव रेक्टिफायर है इसमें से लगभग यही चीजें हैं जो आपको बार बार पूछी जाती है, इसके अलावा इसमें और कोई नहीं पूछेगा। अब जो नेक्स्ट अपनी क्लास आएगी उसमें अपन पढ़ेंगे फुल वेव रेक्टिफायर के बारे में, ब्रिज रेक्टिफायर के बारे में। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें। हम अपने आप में बिल्कुल कोशिश चल रही है कि इम्प्रूवमेंट लाया जाए, जितना हो सके उतना बेहतर किया जाए, तो हमारी कोशिश जारी है। और जब भी आप वीडियो देखते हैं तो वीडियो के ऊपर कमेंट जरूर करें, अपनी राय देके जाएं कि वीडियो कैसी लगी, क्या कमी है जिसमें हम सुधार कर सकें। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।